चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और फिल्मी स्टाइल में स्टार्ट करते हैं। देखिए, रजनीकांत की फिल्मों की दीवानगी पर्दे पर आने से पहले ही दिखने लग जाती है। अब उनकी जेलर 2 की बात करते हैं। फिल्म का दर्शकों को बेसब्री के साथ इंतजार है। चर्चा इस फिल्म में आने वाले कैमियो सरप्राइज की भी खूब की जा रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि फिल्म में शाहरुख का कैमियो हो सकता है, लेकिन अब नाम है ऋतिक रोशन का, जो कि सुर्खियां बटोर रहा है। रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया है कि जेलर 2 के मेकर्स इस कैमियो के लिए ऋतिक के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म जेलर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों को फिल्म में मिल सकता है एक और जबरदस्त सरप्राइज। सिनेमा के गलियारों में इस फिल्म की चर्चा तो काफी समय से है। अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के साथ बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन का नाम भी जुड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि फिल्म में ऋतिक का एक स्पेशल कैमियो हो सकता है। ये खबर सामने आते ही इस फिल्म को लेकर फैंस का उत्साह और बढ़ गया है। इसके बाद इस कैमियो के लिए फिल्म मेकर्स ने ऋतिक रोशन को अप्रोच किया। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। खबरों के मुताबिक ऋतिक ने इस कैमियो के कॉन्सेप्ट को सुन लिया है। हालांकि अभी तक फिल्म की टीम की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऋतिक का कैमियो भी आधिकारिक तौर पर भले ही कंफर्म ना हो, लेकिन इस खबर ने जेलर 2 को इंटरनेट पर ट्रेंडिंग बना दिया है। फैंस अब रजनीकांत और ऋतिक रोशन को एक साथ स्क्रीन पर देखने की कल्पना कर रहे हैं। बाप रे, शिट। हे माँ, अरे यार, गॉड लव यू। दिलचस्प बात यह है कि ऋतिक रोशन और रजनीकांत का कनेक्शन आज का नहीं है। साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म भगवान दादा में ऋतिक बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे। अब अगर जेलर 2 में ऋतिक की एंट्री होती है तो ये सिर्फ एक कैमियो नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार्स का ऐतिहासिक मोमेंट साबित हो सकता है। रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे। तो वहीं जून का महीना भी बड़े पर्दे पर धमाकेदार होने वाला है। इस महीने रामचरण की पेड्डी सिनेमा घरों में दस्तक दे रही है और इसके साथ ही बॉबी देओल की बंदर भी 5 जून को रिलीज हो रही है। वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है फिल्म भी कॉमेडी के बम्पर डोज के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। सर, इमरजेंसी सर। पेड्डी इस इलाके का कोई भगवान है क्या? हमारा फेवरेट क्रिकेटर पेड्डी सर। जून के महीने में बचेगा नो। लड़की बोलती है नो, नो मीन्स नो। मई में बॉक्स ऑफिस की जबरदस्त हलचल के बाद अब जून के महीने में भी सिनेमा के शौकीनों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इस महीने कई बड़ी फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने को तैयार है। इनमें से कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। जून के पहले हफ्ते में ही रामचरण और जानवी कपूर की फिल्म पेड्डी रिलीज होने जा रही है। मैदान का भगवान है। सुना है आसमान से धरती पर तारे गिरते हैं। इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में आंध्र प्रदेश की विजयनगरम शहर की कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म में रामचरण का क्रॉस ओवर एथलीट अवतार देखने को मिलेगा, जिसे कई खेलों में महारत हासिल है। बातों में नहीं, अखाड़े में जीतने की मर्दानगी किसी में है तो उसे भेज। फिल्म में जानवी अचियम्मा का रोल प्ले करती नजर आएंगी। वहीं जानवी कपूर और रामचरण की लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। इसमें एक्शन, इमोशन, कॉमेडी का डोज देखने को मिलेगा। पेड्डी मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक बनी हुई है। जैसे ही फिल्म के गाने, ट्रेलर, पोस्टर और ग्लिम्स सामने आए, वैसे ही पेड्डी को लेकर जबरदस्त बज़ बन चुका है। कि हमने खेल खेला है। समीर मेहरा, चल थाने चल, बुलाया तेरे को।
बॉबी देओल की बंदर भी इसी महीने दर्शकों का दिल जीतने के लिए बड़े पर्दे पर आ रही है। अनुराग कश्यप की डायरेक्शन वाली इस फिल्म में बॉबी देओल बेहद इंटेंस रोल में दिख रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में उनके किरदार में कई शेड्स नजर आए थे। ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस फिल्म में किसी फेक डेटिंग ऐप से जुड़ी कहानी दिखाई गई है। इस ऐप के चक्कर में पड़कर बॉबी मुसीबत में फंस जाते हैं। कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है कि बॉबी जेल में पहुंच जाता है। बॉबी का किरदार खुद को निर्दोष बताता दिखाई देता है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नजर नहीं आता। इसी के साथ कहानी में कई भावनात्मक और गंभीर पहलुओं की झलक भी देखने को मिलती है, जो फिल्म को रहस्य और ड्रामा से भरपूर बनाती है। फिल्म की स्टार कास्ट को देखते हुए फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह और भी बढ़ गया है। बंदर 5 जून को सिनेमाघर में रिलीज होने जा रही है। चलिए, फिल्मों की बात हो रही है तो 90 के दशक में देखिए बॉलीवुड पर राज करने वाली करिश्मा कपूर जल्द ही एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज ब्राउन में आपको नजर आने वाली है। इस सीरीज में करिश्मा का एक नया अवतार दर्शकों को दिखाई देगा। वहीं मेकर्स ने सीरीज का शानदार ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। इस वेब सीरीज में ब्राउन में करिश्मा कपूर एक पुलिस ऑफिसर के रोल में आपको नजर आएंगी। ट्रेलर में वो हत्या की छानबीन और अतीत के रहस्य से घिरी हुई दिखाई देती हैं। इसमें करिश्मा कपूर के रोल का नाम रीता ब्राउन है। वो एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर के रोल में होंगी जो अपने आसपास की दुनिया से ऊब चुकी हैं, लेकिन वो पुलिस के अपने फर्ज को अच्छे से निभा रही हैं। और अब बात करेंगे चार धाम यात्रा में उमड़ी आस्था की। और चलिए, यही तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। सभी धामों में भक्तों की अच्छी खासी रौनक है। यमुनोत्री धाम चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है, जबकि वहां से गंगोत्री की तरफ भक्त बढ़ते जाते हैं। इसी तरह केदारनाथ में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें, सबसे ज्यादा क्रेज केदारनाथ यात्रा को लेकर ही है। यहां अब तक 10 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। और इस तरह बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। यहां भी आस्था भक्ति का नया रिकॉर्ड बना है और अब तक 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां दर्शन कर चुके हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर खचाखच भीड़ दिखाई दे रही है। देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। बाबा केदार के द्वार हो या बद्री विशाल का धाम, गंगोत्री की पावन घाटी हो या यमुनोत्री की ऊंची चोटियां, हर जगह श्रद्धालुओं की लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आस्था के आगे कोई थकान नहीं, कोई दूरी नहीं। भगवान बद्री विशाल के धाम में श्रद्धालुओं की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस तरह दर्शन के लिए जमावड़ा लगा हुआ है। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। भले ही मौसम लगातार करवट बदल रहा है, बारिश हो रही है, रास्तों में घंटों जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। अब तक 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। बद्रीनाथ धाम की यात्रा लगातार अपने पूरे चरम पर चल रही है। जहां सड़कों पर जाम है, वहीं हर तरफ यात्रा मार्गों पे इस समय भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 7,50,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर शुरू कर दी गई है। हालांकि यात्रियों को बीच बीच में रुक रुक कर यात्रा करने की सलाह भी दी जा रही है। केदारनाथ धाम में हुई लगातार बारिश के बाद सुरक्षा कारणों से यात्रा रोक दी गई थी।
यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यात्रा के सफल संचालन के लिए यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया था, ताकि जो तीर्थयात्री जहां पर हैं वहां थोड़ी समय के लिए रहें। और अभी मौसम खुल चुका है और हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि यात्रा को दोबारा से सुचारू रूप से संचालित किया जाए और सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वर्षा काल चल रहा है और ऑरेंज अलर्ट भी है, तो अपने साथ आवश्यक वस्तुएं जैसे रेनकोट आदि रखें और संभल कर यात्रा करें और सुव्यवस्थित यात्रा करें। बारिश के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ धाम में तैनात अधिकारी कर्मचारियों सहित सुरक्षा जवानों को अलर्ट मोड पर रहने और यात्रियों की हर संभव मदद देने के निर्देश दिए गए हैं। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। प्रतिकूल मौसम के बीच भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दोनों धामों की यात्रा कर रहे हैं। छाता, रेनकोट और गर्म कपड़ों के सहारे श्रद्धालु कठिन मौसम का सामना करते हुए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दोनों धामों में अब तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 42 दिनों में रिकॉर्ड तीर्थयात्री यानी कि 9,05,000 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के द्वारा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लिए गए हैं। हालांकि अब गंगा दशहरा के बाद जो यात्रियों की संख्या है उसमें गिरावट जरूर देखी जा रही है, लेकिन यात्रा बदस्तूर जारी है। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में बर्फ को हटाकर यहां यात्रा व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। एसडीआरएफ गुरुद्वारा प्रबंधन पुलिस की टीम लगातार यात्रियों की मदद में लगी हुई है, चाहे यात्रियों को पकड़ कर रास्तों को पार करवाना हो या रास्तों से बर्फ हटाने का काम हो, क्योंकि हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर अभी भी देखने को मिल रहा है, जिस कारण यहाँ कभी जमकर बर्फबारी तो कभी मौसम एकदम सुहाना हो रहा है। इस बीच यात्रा निरंतर जारी है। बारिश और ठंड के बावजूद चारों धामों में उमड़ रहे श्रद्धालुओं की ये भीड़ साबित कर रही है कि आस्था के आगे मौसम की चुनौतियां भी छोटी पड़ जाती हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, चमोली से कमलनंद सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैदानों में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और इससे बचने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी इन दिनों शिमला, मनाली घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। अकेले मई में 7.5 लाख से ज्यादा सैलानी शिमला पहुंच चुके हैं, जबकि जून में और भी ज्यादा पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। लिहाजा ट्रैफिक जाम से पर्यटकों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मैदानी इलाकों में पड़ रही बेतहाशा गर्मी से निजात पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शहरों की भीड़ और शोर से दूर शिमला भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ के खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से यहाँ पहुँच रहे हैं। शिमला का मॉल रोड तो इन दिनों पर्यटकों से खचाखच भर चुका है। प्री मॉनसून बारिश के बाद शिमला में सुहाने मौसम के चलते पर्यटकों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग पहाड़ों के मौसम को महसूस कर रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं। कोई गुजरात से आया है तो कोई पंजाब से, कोई दोस्तों के साथ आया है तो कोई परिवार के साथ। हर किसी का मन यहाँ की हसीन वादी में आकर मानो खिल सा गया है। मैं बोलना चाहूँगा वेदर बहुत प्रीटी है। इट फील्स क्या बोलते हैं हम, अंदर से सुकून मिलता है इधर आके, क्योंकि 45 डिग्री में गुजरात की गर्मी से आके इधर हिल स्टेशन में बादलों के बीच में जैकेट के साथ डायरेक्ट एक बड़ा चेंज है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये भी देख पा रहे हैं कि वीकेंड है तो क्राउड भी बहुत बढ़ गया है इधर। सो सब फैमिली के साथ आए, हम भी हमारे फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ आए। शिमला हम हमारे फ्रेंड्स के साथ घूमने आए। बहुत प्रीटी वेदर है यहाँ का और काफ़ी ठंडी भी है। गुजरात में जो ज़्यादा वेदर अभी समर का है 45 डिग्रीज, स्पेशली जूनागढ़ में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी से बचने के लिए हम सारे फ्रेंड्स इधर आए। द क्लाइमेट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, लाइक it's so cold and I'm loving it because back at home it's very hot and this is quite refreshing. हम अभी कल ही आए हैं and we've had a really good time. We've had really good food, Himachali food. We are going to try it today as well and yeah, it's been really good. आमतौर पर
हिमाचल में पर्यटन सीजन जून के पहले हफ्ते में चरम पर पहुंचता है, लेकिन इस साल उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की वजह से सैलानी पहले ही पहुंचने लगे हैं। शिमला में सैलानी किस कदर उमड़ रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ मई के महीने में 7.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की यहाँ एंट्री हो चुकी है। ट्रैफिक थोड़ा सा इतना नहीं है जो जितना पिकनिक का टाइम है उसके हिसाब से ठीक है। ट्रैफिक था, ज्यादा नहीं था, नॉर्मल था, जो होना चाहिए था, जो पिकनिक की जगह पे होता ही है आम, वैसा था। शिमला पहली बार है, फर्स्ट टाइम के अंदर ट्रैफिक लगा नहीं, ठीक था, कोई ज्यादा नहीं। तो सीजन चल रहा है, थोड़ा मोटा तो ट्रैफिक चलेगा ही। सैलानियों की भारी तादाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी शहर को ट्रैफिक जैम से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। बेहतर प्रबंध के लिए शिमला शहर को 5 अलग अलग सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक अधिकारी को सौंपी गई है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इंटरसेप्टर वाहन भी लगातार सक्रिय है। कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं है, ट्रैफिक इज गोइंग वेरी स्मूथली। जो टूरिस्ट्स हैं और आम लोग भी हैं शिमला के, उनको जो है किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और इतने ह्यूमंगस ह्यूज ट्रैफिक को जो मैनेज करने के लिए हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो हमारे क्विक राइडर्स रहते हैं मोटरसाइकिल पे, वो लगा रखे हैं जो कि 32 के आसपास डिप्लॉयड हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जिनका काम है कि वो जल्दी से रिस्पॉन्ड करें यदि कोई भी ट्रैफिक जैम कहीं पे होता है। एंड हमारे एक्सपीरियंस में दे आर वेरी इफेक्टिव। इसके अलावा ट्रैफिक नियंत्रण के लिए रूट भी डाइवर्ट किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में भी आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किए जाएंगे, जिससे कि सैलानियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तो JNT भी आपसे आपके आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, ताकि हम आपके उन वीडियोस को JNT पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियों का दीदार करवाते हैं। यहाँ तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को हमारे एक दर्शक ने आपके लिए भेजा है। स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं शीला काफी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज मूनाकोट पिथौरागढ़ में साइंस अध्यापिका आपको ले चलती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर पिथौरागढ़ की ओर। यूं तो पिथौरागढ़ सांस्कृतिक विरासत से भरपूर फलता फूलता शहर हर आम आदमी की बेसिक जरूरत को पूरा करता है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर मौसम बहुत ही सुहाना होता है, पर कुछ खास महीने मार्च से नवंबर तक घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ शहर के आसपास कई खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, जैसे कामाख्या मंदिर, ध्वज मंदिर, थल केदार और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ चंडाक। कामाख्या मंदिर से तो पूरे शहर का नज़ारा देखते ही बनता है। पिथौरागढ़ शहर से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की सुंदर पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं, जैसे नंदा देवी, पंचाचूली, कामेट आदि। शहर से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर कई सुंदर सुंदर वैलीज हैं, जैसे चौदास वैली, दारमा वैली, व्यास वैली, जौहर वैली। अक्टूबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आने से इस वैली को बहुत प्रसिद्धि मिली। आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाला अंतिम गांव कुटी अपनी बेजोड़ संस्कृति और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आदि कैलाश ओम पर्वत में आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है। दूसरी वैली है चौदास वैली, जहाँ पर नारायण आश्रम में हाई एल्टीट्यूड पर भी बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की नक्काशीदार कारीगरी देखने को मिलती है। तीसरी वैली है दारमा वैली, जो ट्रैक प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर और सरल ट्रैक है, जहाँ तक पहुँचना काफ़ी आसान है। चौथी वैली है जौहर वैली, जहाँ पर चारों तरफ फैली हुई हरी भरी खूबसूरत पहाड़ियाँ और पंचाचूली के सफ़ेद बर्फ से ढके पहाड़
अनायास ही पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। साहसिक यात्रा के शौकीन लोगों के लिए जौहर वैली में अनगिनत ट्रैक्स हैं, जैसे बनकटिया ट्रैक, रंथन खडक ट्रैक। रंथन खडक ट्रैक में तो बहुत ही सुंदर सुंदर बुग्याल और बैगनी, गुलाबी कई तरह के रोडोडेंड्रॉन देखे जा सकते हैं। इस शहर का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह शहर हवाई मार्ग से भी जुड़ा है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से सप्ताह में 2 या 3 बार दिल्ली और देहरादून के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। तो आइए क्यों न इस बार की जाए इस नए शहर पिथौरागढ़ की सैर। तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए व्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे GNT पर दिखाएंगे। मेघालय के उमरोई में सैन्य स्टेशन में 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किया गया। इस युद्धाभ्यास का समापन 30 मई को हुआ और भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए। भारत की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ये सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों की सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कथित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और आईडी का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 उप प्रमुखों समेत 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। भारतीय सेना तेजी के साथ स्वदेशी तकनीक विकसित करने में जुट गई है। पाथो मोनो रेल सिस्टम इसकी ताज़ा मिसाल है, जिसे 10 इंजीनियर्स रेजिमेंट ने तैयार किया है। ये सिस्टम दुर्गम हालात में लॉजिस्टिक्स मूवमेंट का स्वदेशी समाधान है, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर किसी भी मौसम में सामान लाने और ले जाने में सक्षम होता है। ऊंचे पहाड़ हो, घने जंगल हो, बर्फीली चोटियां हो या रेगिस्तान का रेतीला जंगल, भारतीय सेना हर हालात में, हर स्थिति में आगे बढ़ना, अपनी जिम्मेदारी निभाना बखूबी जानती है। ये मिशन भारतीय सेना के उसी जज्बे की एक नजीर है।
ये पाथू मोनोरेल सिस्टम है जिसे सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने सफलतापूर्वक चालू किया है। खास बात यह है कि इन जगहों पर गाड़ियों की आवाजाही संभव नहीं, वहाँ ये मोनोरेल सिस्टम बेहद कारगर साबित हो सकता है। इस मोनोरेल के जरिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद खराब मौसम में भी सहजता और सुगमता के साथ सामान की ढुलाई हो सकेगी। इस मोनोरेल के जरिए एक बार में 300 किलो तक सामान की ढुलाई संभव है। दावा किया जा रहा है कि ये 60 डिग्री के ढलान पर भी आसानी से सामान मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है। लिहाजा घोड़े खच्चरों के मुकाबले ये सिस्टम 10 गुना ज्यादा कारगर है। इसके जरिए गोले बारूद, राशन, ईंधन और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि सिस्टम रात हो या दिन हर मौसम में सामान की ढुलाई का काम कर सकता है। जीपीएस ट्रैकिंग सेंसर से लैस ये सिस्टम रिमोट से ऑपरेट होता है। लिहाजा भारतीय सेना का ये मिशन खोज मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। खेल के हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी और आईपीएल का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम कर लिया है। और देखिए, आरसीबी ने बता दिया कि वो चैंपियन क्यों है। दिस इज अ विनिंग टीम और जिस तरह से ये खेले हैं वो बताता है कि इस टीम ने शुरुआत से अपनी लय को बरकरार रखा। अब गुजरात ने पहले खेलते हुए 156 रनों का टारगेट दिया था जिसे बेंगलुरु ने आसानी से हासिल किया। आरसीबी की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका विराट कोहली की रही, जिन्होंने टीम को शानदार जीत दिलवाई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लेकर अहमदाबाद की सड़कों तक आतिशबाजी। आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से रोशन हो रहा था तो ढोल नगाड़ों की थाप पर क्रिकेट के फैंस झूम रहे थे। गुजरात टाइटंस पर आरसीबी की विराट विजय का ये वो जश्न है जो सालों साल तक फैंस को सेलिब्रेट करने का मौका देता रहेगा। आईपीएल 2026 का खिताब जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इतिहास रच दिया। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 का खिताब जीत लिया। इन सबको सुबह से इस बात का यकीन था कि अगर कोई टीम इस मैदान पर टाइटल जीत सकती है वो है आरसीबी। अब यकीन मानिए कि यहाँ पर लगभग 1,30,000 के आसपास के फैंस उमड़े थे इस मैच को देखने के लिए, जिसमें से लगभग 1 लाख लोग आरसीबी के समर्थक थे। और ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि आरसीबी का असली मैदान शायद बेंगलुरु नहीं, अब अहमदाबाद के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जब अहमदाबाद के अंदर में फाइनल मैच होता है और वहां पर होती है आरसीबी, सामने चाहे कोई भी टीम हो, विजेता आरसीबी होती है। ये जस्ट इस बात की गवाही है और इस मैदान को हमेशा याद रखा जाएगा कि पहली बार एक ऐसी टीम निकल के आई जिसके पास ट्रॉफी का सूखा था, जीत ही नहीं पा रहे थे, और अब लगातार बैक टू बैक 2 ट्रॉफी इस टीम ने अपने नाम कर ली है। आरसीबी की ये लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी रही। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद पिछले साल आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। इतने लंबे अरसे के बाद जीत का स्वाद ऐसा चखा कि बैक टू बैक ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। इस जीत के साथ आरसीबी मुंबई और चेन्नई के क्लब में शामिल हो गई, जिसने लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब जीता। चेन्नई ने 2010 और 2011 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। मुंबई ने 2019 और 20 में खिताब पर कब्जा जमाया था, तो आरसीबी ने 2025 और 26 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये पटीदार के धुरंधर है, सब बंदे धुरंधर है। विराट कोहली देख लो, फिल शॉट देख लो, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, सब देख लो, सब धुरंधर है, एक से एक बढ़कर धुरंधर है। और आरसीबी को जिताने में सबका योगदान है, बड़ा योगदान है।
गुजरात वाला सब चकली है, चकली कभी बाज ना बना। आ तो आरसीबी बोला बाला मारी जा। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी के तेज गेंदबाजों ने टीम की जीत की पटकथा तो शायद तभी लिख दी थी जब गुजरात टाइटंस ने तीसरे ओवर में शुभमन गिल का विकेट खोया और फिर विकेटों के पतन का सिलसिला जो शुरू हुआ तो फिर रुका ही नहीं। नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और हर विकेट के साथ गुजरात टाइटंस गेम्स में पिछड़ती चली गई। 100 रन से पहले ही गुजरात की आधी टीम आउट होकर पवेलियन लौट चुकी थी। गुजरात टाइटंस ने पावर प्ले में 2 विकेट गंवाकर 45 ही रन बनाए। जीटी पारी का पहला 6 13वें ओवर की चौथी गेंद पर आया। जीटी ने 5 विकेट महज 99 रन पर ही गंवा दिए। 15 ओवर के बाद जीटी का स्कोर 5 विकेट गंवाकर 105 रन तक ही पहुंचा। वॉशिंगटन सुंदर ने अकेले 37 गेंद में 50 रन की पारी खेली। इस तरह 20 ओवर में जीटी का स्कोर 8 विकेट पर 155 रन तक पहुंचा। इस हाई वोल्टेज फाइनल में आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरू से ही मैच पर पकड़ मजबूत कर ली थी। बेंगलुरु के गेंदबाज एक के बाद एक झटके गुजरात को देते चले गए। भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और रसिक सलामडार ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर किसी भी बल्लेबाज को क्रीज पर टिकने नहीं दिया। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट झटके। जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि रसिक सलामडार ने 4 ओवर में महज 27 रन देकर 3 विकेट लिए। कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 23 रन खर्च कर एक खिलाड़ी को पवेलियन पहुंचाया। 155 रन का पीछा करने उतरी बेंगलुरु ने धुआंधार शुरुआत की और 5वें ओवर पूरे होने से पहले ही 62 रन ठोक डाले। हालांकि इसके बाद आरसीबी के विकेट भी नियमित अंतराल पर गिरते रहे, लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली ने अकेले मोर्चा संभाल रखा था। विराट कोहली ने 42 गेंद पर नाबाद 75 रनों की पारी खेली और छक्का जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई। आरसीबी ने 12 गेंद शेष रहते गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई सेलिब्रेशन तो बनता है, तो वहीं गुजरात टाइटंस की बात कर लें तो इनको हराकर आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है, 2025 और अब 2026। आरसीबी के इस जीत के हीरो रहे हैं विराट कोहली, जिन्होंने 42 गेंदों पर धुआंधार पारी खेली है। 75 रन जड़कर टीम को उन्होंने जीत दिलाई और अंत तक नॉट आउट रहे। खास बात देखने वाली ये रही कि विराट के सामने दूसरे छोर पर विकेट एक के बाद एक गिरते गए, लेकिन विराट ना सिर्फ डटे रहे बल्कि पूरी ताकत के साथ उन्होंने भी कमबैक किया। आरसीबी की जीत के बाद अहमदाबाद की सड़कों पर फैंस का जश्न कैसा था वो दिखाते हैं आपको। अहमदाबाद में एक ही नारा है, भारत का किंग कौन? विराट कोहली। जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर फैंस का ये शोर, ये जोश, ये जज्बा और हर जुबां पर बस एक ही नाम था, विराट कोहली। गुजरात टाइटंस का भले ही ये घरेलू मैदान था, लेकिन मैदान पर नाम सिर्फ एक ही गूंज रहा था, विराट विराट। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया और इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक रहे विराट कोहली, जिन्होंने 75 रनों की आतिशी पारी खेली और बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही दम लिया। विराट ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए, जिनमें 9 चौके 3 छक्के शामिल थे। वहीं सीजन में विराट ने शानदार 675 रन बनाकर साबित कर दिया कि वो आरसीबी की रीढ़ हैं। विराट आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा विराट कोहली आपका नाम रहेगा और दिल में आपका मान रहेगा। बहुत टाइम से आरसीबी
पिछली बार भी जीता था, इस बार भी लग नहीं रहा था, लेकिन एकदम से नॉकआउट मैच में अंदर आकर और गुजरात टाइटन को यहीं पे हरा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सेलिब्रेट करेंगे आरसीबी, आरसीबी, विराट कोहली, विराट कोहली, आरसीबी जिंदाबाद। विराट कोहली बहुत अच्छा खेला है और लास्ट में जो छक्का मारा है विनिंग से, आरसीबी जिंदाबाद। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत जोरदार रही। शुरू के 2 ओवर विराट खामोश रहे और वेंकटेश अय्यर ने प्रहार किया, लेकिन तीसरे ओवर में विराट ने हाथ खोले और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। मैच 4.3 ओवर में विराट ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर 62 रन बना डाले। 62 रन पर आरसीबी का पहला विकेट वेंकटेश अय्यर के रूप में गिरा। 63 रन पर आरसीबी का दूसरा विकेट देवदत्त पडिक्कल का गिरा। 89 रन पर आरसीबी का तीसरा विकेट रजत पाटीदार के रूप में गिरा। राशिद खान ने कृणाल पांड्या को आउट कर आरसीबी को चौथा झटका दिया। एक तरफ आरसीबी के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे, लेकिन विराट कोहली पर विकेटों के पतझड़ का कोई असर नहीं पड़ा। विराट दूसरे छोर पर डटे रहे और महज 25 गेंदों पर 50 जड़ दी। ये उनकी आईपीएल में सबसे तेज 50 रही। जब आरसीबी की टीम लक्ष्य के करीब थी तो टिम डेविड के रूप में आरसीबी का 5वां विकेट गिरा। तब आरसीबी का स्कोर 132 रन था, लेकिन इसके बाद जितेश शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली अपनी टीम को जीत दिलाकर जब डगआउट में लौटे तो चमचमाती ट्रॉफी उनका इंतजार कर रही थी। शानदार विराट कोहली जो खेला, किंग कोहली है, वो हमेशा ऐसा ही खेलता है। इस वजह से आरसीबी लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का आईपीएल, टाटा आईपीएल जीत पाई है। इसमें कोहली का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा, बहुत बढ़िया योगदान है। टीम एक यूनिट की तरह खेली है, उसी वजह से इनको ये जीत मिली है। आपको क्या लगता है बच्चे कि विराट कोहली आज वो की प्लेयर थे जिसने मैच जिताया? यस, विराट कोहली एक की प्लेयर थे और उनको चेज मास्टर से भी जाना जाता है। आप ऑफ कोर्स आरसीबी फैन है, बट विराट कोहली के लिए मुझे कुछ बता दो, आप क्या कहना चाहोगे? बहुत मस्त, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और जो लास्ट में 6 मारा है बहुत मस्त खेला है। लास्ट में जो 6 मारा है, ऑफ कोर्स वो देखिए आइकॉनिक हो गया, बहुत आइकॉनिक, मस्त। इस पूरे सीजन विराट कोहली आरसीबी की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे। जब टीम को मजबूत शुरुआत की जरूरत पड़ी तब कोहली ने रन बनाए, जब दबाव बढ़ा तो पारी को संभाला। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। अब जबकि फाइनल में टीम को फिर विराट के सहारे की जरूरत पड़ी तो कोहली ने अनुभव के साथ आक्रामकता का प्रदर्शन किया। महज 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाकर विराट ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों किंग कोहली चेस मास्टर कहे जाते हैं। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ लंच टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए GNT।